और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि दोस्तों पार्ट है एक यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो, और उसमें भी अगर आप 11th एंड 12th के हो तो मैं आप सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों ये जो लेक्चर है ना, ये मेरे प्यारे एसपी के बच्चे जो 12th में है उन सभी के लिए है। और दोस्तों हम आज पता क्या कर रहे हैं, हम आज लेसन नंबर 3 को एंड कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स के इस पूरे लेसन को हमने बहुत अच्छे से समझा और आज फाइनली इसका ये 7th लेक्चर होगा जिसमें हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा इशू ऑफ शेयर्स है। और दोस्तों आज का ये लेसन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का ये लेसन इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें हम ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो एग्जाम में 200, 300, 400% आने वाला है क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बन चुका है, अभी से प्रिंट हो चुका है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। मैं इतना श्योर हूं ये क्वेश्चन तो आ रहा है एग्जाम में, कुछ आए ना आए ये पक्का आने वाला है। वैसा वैसा क्वेश्चन है वो, ठीक है। मेरे एग्जाम में भी आया था, पिछले अटेम्प्ट में भी, अरे वो पिछले 5 साल से आ रहा है और इस बार भी आएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अब स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई होप दोस्तों आप सभी के कोई भी सारे डाउट्स होंगे सब क्लियर हो चुके हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप प्लीज यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। आई होप आपको हमारे साथ लेसन नंबर 3 पढ़ने को बहुत मजा आया। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बोलो भाई तू भी पढ़ ले अच्छे से, है ना। आप और आपका दोस्त दोनों लाइफ में बहुत आगे जाए, और हमारा भी थोड़ा सा उसमें 12th में एक रोल प्ले हो तो हमें भी मजा आएगा कि हमने आपको थोड़ा सा कुछ सिखाने की कोशिश करी। बाकी दोस्तों कैसा सब मजा बढ़िया एकदम, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं यार, कॉलेज में मजा आ रहा है कि नहीं, मस्ती कर रहे हो कि नहीं, टीचर को परेशान कर रहे हो कि नहीं। ज्यादा परेशान नहीं करना, लेकिन लिमिट में परेशान करना है। दोस्त बनाओ, मेमोरीज बनाओ, है ना। किसी को परेशान करके मेमोरीज नहीं बनाई जाती, अपने एंजॉयमेंट के साथ मेमोरीज बनाओ। मेरा कहने का ये मतलब है पढ़ाई भी करो, पापा मम्मी का आपसे एक्सपेक्टेशन है भाई कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो उस पर भी आपको काम करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई दोस्तों मेरी प्यारी बहनों, क्या कह रहा था, पूरा फोकस यहाँ पे, ठीक है, पक्का एकदम रेडी। चले देखो आज क्या क्या सीखेंगे। आज भाई बहुत कुछ सीखना है। आज तुम्हें करीबन से करीबन 5 टॉपिक सीखने हैं, और मैं सोचा अब 5 टॉपिक्स के अब इसको मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता। लेक्चर नंबर 7 में ही हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बट कंप्लीट कर देते हैं। और आज का लेक्चर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पता नहीं, ज्यादा नहीं, आधा घंटा उतना ही। अब चलो फोकस यहाँ पे, कॉल्स ऑन शेयर्स स्टार्ट करते हैं। अब कोई सारा कोई मस्ती कुछ नहीं, अब सारा फोकस यहाँ पे मेरे भाई। कॉल्स ऑन शेयर्स क्या लिखा है, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट व्हेन कंपनी डिमांड्स इट। सर कुछ नहीं समझा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्त, आपने कंपनी में शेयर्स खरीदा, आपने कंपनी को पैसे दिए, आप कितने पैसे दोगे। बच्चा कह रहे सर कुछ चीज खरीदने के लिए आप या तो उसको ईएमआई पे ले लो, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो, या फिर आप एक साथ पूरी पेमेंट कर दो। दोस्तों आपको शेयर्स में भी ऐसा ही ऑप्शन मिलता है, और ये ऑप्शन आपको कंपनी देती है। कंपनी आपको बोलेगी अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपए की है ना, 100 के 100 अभी दे और इस शेयर का तू पार्टिसिपेशन कर सकता है। कुछ कंपनी आपको ये भी बोलेगी 100 रुपए का एक शेयर है, आपको अभी 25 देना है, बाद में 25 देना है, बाद में 25 देना है, उसके बाद 25 देना है। आपको ऐसे करना है, ठीक है, समझ आया। इसको बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। और दोस्तों कॉल्स ऑन शेयर्स आपको ये 12th बीके में आपके इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में फॉर 10 मार्क्स। और ये बहुत सिंपल है, वो बच्चे के लिए सिंपल है जो ये कंसेप्ट समझता है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। आपके क्वेश्चन भी ऐसा ही हो, आपको सॉल्व भी ऐसे ही करना है कि एप्लीकेशन मनी पे कंपनी ने कितना डिमांड करा, आपने उसकी एंट्री करी। फिर अलॉटमेंट मनी पे कंपनी ने कितना डिमांड करा, आपने उसकी एंट्री करी। फिर कॉल्स ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना आया, उसकी एंट्री करी। सेकंड कॉल, अब देखो यार रियल लाइफ में ना आज के डेट में ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कम चलता है कि कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही है। भाई देख मैंने आपको मैंने सारे लेक्चर्स में सिखाया है कि लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। लक्ष्मी वो पैसा वाली है, वो किसी का नाम नहीं। बच्चा करे सर मेरे बाजू में रहती है, बचपन का प्यार है मेरा, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लक्ष्मी को मना नहीं, मतलब पैसे को मना नहीं करते, मनी मनी, ठीक है। तो कंपनी के पास अगर कोई बोलेगा मैं तेको पूरी पेमेंट करना चाहता हूँ, क्या कंपनी बोलेगी अरे नहीं नहीं पूरी मत दे, अभी हमें उसका 10%, 25% दे। कंपनी ऐसा करेगी क्या, नहीं ना, कंपनी तो पूरा पैसा ले लेगी ना। तो बस ये जो कंसेप्ट था ना, ये पहले हुआ करता था, और आजकल कोई शेयर की एंट्री वेंट्री नहीं होती, सब ऑनलाइन होता है। बट वही है, पोर्शन बदलता नहीं, और रियल लाइफ में आपको आना चाहिए बस, मतलब इन शॉर्ट। और इसमें ये जब आप सीए फाउंडेशन दोगे तो वहां पे 15 मार्क का क्वेश्चन आता है शेयर, इस पे शेयर एप्लीकेशन पे बहुत इजी आता है अगर आप सीख गए तो। बहुत डिफिकल्ट लगता है वो, आप जब अभी 12th बीके देखोगे ना आपका भी, आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स लिए हुए, ये उनको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन कोई एसपी का बच्चा होता है तो प्लीज वो शेयर वाला कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है उसको स्किप मत करना। एप्लीकेशन मनी समझ गए ना, कंपनी आपको बोलेगी एप्लीकेशन मनी देना है, ला भाई एप्लीकेशन मनी दिया, उसकी एंट्री कर और फिर उसको प्लेसमेंट करके दिखा। इतना नहीं कर सकते क्या, आसान है, बहुत सिंपल है। अलॉटमेंट मनी,
पैसा आया उसकी एंट्री कर, है ना आसान। फर्स्ट कॉल अगर कंपनी ने बोला उसकी एंट्री कर, सेकंड कॉल कंपनी ने बोला उसकी एंट्री कर। क्वेश्चन भी ऐसा है, आपको फ्रेमिंग भी ऐसी करनी है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। कंपनी क्या करती है ना, आपसे डिमांड करती है, कंपनी की इच्छा, कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाना चाहती है, कंपनी की इच्छा, कंपनी बोलेगी एक ही बार में सारा पेमेंट कर, कंपनी के मूड पे। पर दोस्तों ये सिर्फ कंसेप्चुअल जो है ना, टेक्स्ट बुक रिलेटेड है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। कंपनी एक ही बारी में सारा पैसा मंगा लेती है। कंपनी यार थोड़ी ना सबको कॉल करते बैठेगी, मैसेज करते बैठेगी, आपने सिर्फ 10% पैसा 25% पैसा भरा है, प्लीज बाकी का भी कर दो। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है। कंपनी आज के डेट में, आज के रियलिटी में ये होता है, कंपनी एक ही बारी में सारा पेमेंट मंगाती है। ठीक है, चलो अब ये था कॉल्स ऑन शेयर्स। और कंपनी कुछ इस तरह से कॉल करती है। एप्लीकेशन मनी, जब आप किसी फॉर्म भरते हो कि हमें आपके कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, तो उसमें आपको मिनिमम 25% देना पड़ता है। ये हमने प्रोविजन पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। एप्लीकेशन मनी, फिर आपको कंपनी जो है ना 14 दिन का मिनिमम नोटिस, 14 डेज का मिनिमम नोटिस देती है कि अरे ओ मेंबर, जो आप बनना चाहते थे ना शेयर होल्डर हमारी कंपनी का, हाँ आपने 25% पैसा भरा था, बाकी का भी भरना पड़ेगा ना। आपने बोला हाँ बिल्कुल दे देंगे इंस्टॉलमेंट पे, तो आपको अलॉटमेंट मनी पे कंपनी ने आपसे और 25% मांगा। फिर फर्स्ट कॉल पे कंपनी की इच्छा, कंपनी ने आपसे 30% मांगा। फिर सेकंड कॉल के लिए कंपनी ने 20% रखा था। तो आप जब भी आपसे कंपनी मांगेगी तो आपको मिनिमम 14 डेज का नोटिस देगी आपके गिवन एड्रेस पे कि आपको कंपनी में आकर पेमेंट करनी है। तो देखा ये कितना लेंदी प्रोसेस है यार, कंपनी इतना झमेला नहीं रखती। आजकल कंपनी जो है आज के डेट में एक ही बारी में सारा पेमेंट मंगाती है। अगर कंपनी की इच्छा है, बाकी कंपनी जो है कॉल्स ऑन शेयर्स करके भी आपसे पैसे मंगवा सकती है। एंड आई होप आपको समझ में आए ये चीज। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट पैसे पे करने को बोलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको ऐसे भी पैसे मंगवा सकती है। और ये क्वेश्चन आपके बीके में है, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है। चलो समझ में आया यहाँ तक, आसान। कॉल्स ऑन शेयर्स। बच्चा कह रहे सर बाई चांस मुझे एक बात बताओ, आप पूछो। बच्चा कह रहा है सर एक पर्सन था, एक पर्सन, आप क्या एग्जाम्पल के द्वारा समझाओगे? ओके समझा देंगे, आपने बोला करना पड़ेगा। ये इंसान है सर, ये इंसान दिख रहा है आपको सर, इसका नाम गोल्डी है। इस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दिया और वो इसने एक कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीदा, गरीब आदमी है, इतना ही पैसा है इसके पास, वो एक शेयर 100 रुपए का है सर। ठीक है, अब कंपनी ने ना एक बारी में ही सारे पैसे नहीं मंगाए। कंपनी बोली अरे गौरव एक काम कर, गोल्डी एक काम कर, तू आराम आराम से दे, तू मुझे पहले एप्लीकेशन मनी 25 मुझे दे दे। तो ये गौरव ने तो दे दिया, एप्लीकेशन मनी तो गौरव ने दे दिया, वो तो देना ही पड़ता है। उसके बाद कंपनी ने बोला अलॉटमेंट मनी भी 25 रुपए का होगा, फर्स्ट कॉल भी 25 रुपए का होगा और सेकंड कॉल भी 25 रुपए का होगा। समझ में आया यहां तक? अब कंपनी का मुझे कॉल आता है कि भैया एप्लीकेशन मनी आपको पे करनी है, मैंने वो कर दी जब मुझे कंपनी का मेंबर बनना था। दोस्तों कंपनी का कॉल आया मुझे अलॉटमेंट मनी के लिए, 14 डेज का उन्होंने मुझे नोटिस दिया, मैंने कंपनी को इसकी भी पेमेंट कर दी। तो गौरव ने अब तक, गोल्डी ने अब तक कितने अमाउंट का पेमेंट किया है? बच्चा कह रहा है सर गोल्डी ने एप्लीकेशन मनी भी दे दिया कंपनी को, गोल्डी ने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया कंपनी को। फिर कंपनी का 1 महीने बाद मुझे नोटिस आता है कि भाई गोल्डी भाई सुनो ना, एक शेयर आपने खरीदा जो 100 रुपए का था, आपने अब तक 50 रुपए दे दिए, तो प्लीज फर्स्ट कॉल का 25 रुपए आपको देने हैं ये तारीख को। मैंने कंपनी को वो तारीख को पेमेंट नहीं करी। ठीक है, फिर कंपनी का एक और नोटिस आता है कि गौरव आपको सेकंड कॉल का भी पेमेंट करना है, मैंने ये 25 का भी पेमेंट नहीं करा। कंपनी परेशान, अरे यार ड्यू डेट आ गई, इसको मैंने बोला था कि तेरे को उस दिन को पेमेंट करना है, पर ये पेमेंट ही नहीं किया, अब क्या कंपनी क्या करेगी? अब मतलब आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। शेयर का प्राइस है, एक शेयर गौरव ने खरीदा था 100 रुपए का, गौरव ने 50 रुपए की पेमेंट कर दी, 50 अभी भी पेंडिंग है, कंपनी उससे मांग रही है, अगला पेमेंट ही नहीं कर रहा। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन इज दिस एंड दिस इज द मेजर क्वेश्चन। और कंपनी ये चीजों से नहीं झमेला नहीं चाहती, इसलिए कंपनी क्या करती है ना, एक ही बारी में सारा पेमेंट मंगा लेती है। अब इस केस में कंपनी पता है क्या करती है, आपको नोटिस भेजते रहेगी और जिस दिन कंपनी को लगता है बस अब हद पार हो गई, अब मैं नहीं सह सकता इससे ज्यादा, तो उस दिन कंपनी आपके शेयर्स को फोरफीचर कर देगी, आपके शेयर्स को कैंसिल कर देगी और आप जो उस कंपनी के ओनर थे आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका जो शेयर्स था आज से वो शेयर्स को इनवैलिड मान लिया जाएगा। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, देखिए अगर शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल ऑन शेयर्स, जब आपसे कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, सेकंड कॉल मांगा, आपने पेमेंट क्यों नहीं करी, अब कंपनी जो है आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और आपको कंपनी से लात मार के बाहर निकालेगी। कैन टेक अवे ओनरशिप ऑफ अ मेंबर, मतलब आपसे ओनरशिप ले ली जाएगी। मान लिया जाएगा आप कंपनी के मेंबर हो पर आप कंपनी के ओनर नहीं हो,
आपसे वो मेंबरशिप ही ले लिया जाएगा। आप ना ही आप मेंबर हो, ना ही आप ओनर हो, आप कुछ नहीं हो आप कंपनी के। आपके पास जो कंपनी ने आपको एक शेयर दिया था ना, अब वो कंपनी आपसे कैंसिल करती है क्योंकि आपने उस चीज की पेमेंट नहीं करी। कंपनी ने बोला था पूरी पेमेंट करना है, आपने क्यों नहीं करा, तो कंपनी अब आपसे नाराज हो गई। तो कंपनी ने क्या करा, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। मिनिमम 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है। कंपनी किसी भी ओनर का मतलब किसी भी शेयर होल्डर का शेयर्स कैंसिल करने से पहले उसको बहुत सारे नोटिस भेजती है कि कंपनी के बाद में जाकर जो मेंबर है वो कंपनी पे केस करेगा, तो कंपनी के पास प्रूफ रहेगा कि देखो हमने तो कितने सारे नोटिस भेजे थे, इस बंदे ने फिर भी पेमेंट नहीं करा, है ना। तो इसके लिए कंपनी बहुत सारे नोटिस भेजती रहती है और मिनिमम 14 डेज का वो नोटिस भेजती है जब वो फोरफीचर ऑफ शेयर्स करते हैं, यानी कि जब उस शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। आज से तो इस कंपनी का कोई भी मेंबर नहीं है। इस तरह से रियल लाइफ में तो नहीं होता, क्योंकि अब रियल लाइफ में ये कंसेप्ट ही नहीं है ना। रियल लाइफ में तो आपसे कंपनी एक ही बारी में पूरा पेमेंट मांग रही है, समझे। जब आप एप्लीकेशन बनी जाते हो ना, कंपनी आपसे तभी 100% अमाउंट मांग लेती है। कहाँ तुझे बाद में कॉल करके परेशान करूंगा, भाई तू अभी पूरा पेमेंट कर, और अगर तुझे शेयर्स अलॉट होंगे तो हम तुझे दे देंगे, शेयर्स अलॉट नहीं होंगे तो तेरे पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। ऐसा चलता है, ठीक है। रियल लाइफ में यही चलता है। अब अपनी पहले 15-20 साल पहले ये कंसेप्ट चलता था, और ये कंसेप्ट चार्टर्ड अकाउंट के बुक्स में भी है, जो जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इस फील्ड में अब काम ही नहीं होता। इसका कोई एंट्री आपको कभी जिंदगी में नहीं आएगी, पर वही है ना, सीखना तो पड़ेगा, बस वही सिस्टम है। चलो, इफेक्ट्स ऑफ फोरफीचर। अब दोस्तों, फोरफीचर अगर आपके शेयर्स के साथ हो गया तो आपके साथ क्या होगा। पहला, सीसेशन ऑफ अ मेंबर्स, आप इस कंपनी के अब मेंबर नहीं कहलाओगे। लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर, आप भले ही मेंबर नहीं हो पर आपको लाइबल हो जाओगे आप कंपनी में अगर कुछ गलत होता है तो, क्योंकि आप मेंबर तो हुआ करते थे ना, आप मेंबर हुआ करते थे ना, तो कुछ गलत हो गया आप भी लाइबल हो जाओगे। और थर्ड है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये पॉइंट मुझे बहुत जोरदार लगा। ये देखिए, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है आपके फोरफीचर ऑफ शेयर से 1 साल के अंदर, तब भैया आप भी लाइबल हो जाओगे क्योंकि आप कंपनी के ओल्ड मेंबर थे। समझ में आया। मतलब सोचो ना, आपने आपके शेयर्स जो थे वो तो फोरफीचर हो गए, आप कंपनी के मेंबर थे ही नहीं एक नजर से क्योंकि आपके शेयर्स फोरफीचर हो गए, लेकिन उस विद इन 1 ईयर आपकी कंपनी जो है दोस्तों लिक्विडेट हो गई, तो आपको भी फोड़ा जाएगा क्योंकि आप ओल्ड मेंबर थे और आपको अब तक 1 साल खत्म नहीं हुआ था मेंबरशिप से। तो भाई कुछ भी हो, फोरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप तो जबरदस्ती मारे जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों फोरफीचर ऑफ शेयर्स भी होता है। अब अपन करेंगे वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ शेयर्स, यानी कि दोस्तों आप ऐसे किसी दिन ऐसे आप बैठते हो, अपने आप को ऐसे मिरर में देखते हो, मैं इस कंपनी का पार्ट क्यों, क्या रखा है इस कंपनी में, कुछ काम की नहीं है, क्या करूं, मेरे को इस कंपनी का मेंबर नहीं बनना, क्या करूं बताओ ना। बच्चा कह रहे सर शेयर को ऐसा फाड़ दो, मेरे पीछे से रोहन सर कह रहे भाग जा कंपनी को जला दे, नहीं कर सकते ना ऐसे, क्या करे बताओ। बच्चा कह रहे सर कुछ तो होगा ना, एक काम करो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ यार क्या करना है आपको। आपको वॉलेंटरीली जाकर उस कंपनी के पास जाकर बोलना है भाई कंपनी सुनना, मैं तेरा मेंबर नहीं बनना चाहती, तेरा शेयर सर्टिफिकेट पकड़ भाड़ में जा, ये आपको करना है। अब इस चीज को कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। आप अपने शेयर्स को सरेंडर कर रहे हो। आप अगर अपने शेयर्स को सरेंडर कर देते हो दोस्तों, तो आप कंपनी के मेंबर की बुक से भी हट जाओगे और आप ओनर भी नहीं रहोगे, और दोस्तों आप लायबल नहीं रहोगे किसी भी चीज का। जैसे देखो, अगर आपके शेयर्स फोरफीचर हो जाते तब आपको ये लायबल हो जाओगे, आप लिक्विडेशन पे भी आपको मारा जाएगा। लेकिन आपने अगर खुद से ही आकर सरेंडर कर दिया शेयर्स को, तब आप वॉलेंटरी गए थे ना, इसमें आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये था कंसेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स का। चलिए अब आज का ये मेन टॉपिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक वैसे ना ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मुझे लगा था कि आज का लेक्चर बड़ा हो सकता नहीं होएगा यार, अभी भी बहुत कुछ बचा है करने को। वही आधे घंटे तक ये लेक्चर होगा, एंड प्लीज फोकस बना के रखिएगा। इजी है ना। आज के इस पूरे लेसन का, आज के इस पूरे टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बन चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट हो चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। पता है क्या डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिफरेंस बिटवीन, इधर गया भाई, बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, मेरे क्वेश्चन में, मेरे पेपर में भी आया था, लास्ट बैच में भी आया था, उसके लास्ट भाई ये 10 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। मैंने 5 बोला था, नहीं 5 नहीं 10 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्या है भाई। चलो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है यार। ट्रांसफर यानी कि कुछ चीज आपके पास है, वो आपने किसी और को दे दिया, आप फ्री में दो, फॉर कंसिडरेशन दो। फॉर कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। जैसे मेरे पास एक एप्पल था, मैंने आपको वो ट्रांसफर कर दिया,
तो मैंने आपको जो ट्रांसफर किया, आपने बदले में मुझे उस चीज के पैसे दिए। तो ये क्या था, ट्रांसफर ऑफ एप्पल। और इस तरह से ही दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। जैसे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने अपने शेयर किसी और को बेच दिए, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और जब मैं सेल कर दूंगा किसी और को ये शेयर्स, तो इसको बोल देंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में आया? देखो, वॉलंटरीली गिविंग अवे वंस शेयर टू अनदर पर्सन। ये कैमरा के पीछे जो बच्चा है ना, हाँ दोस्त, मेरे पास जेआर कंपनी के शेयर्स, मैं इस कंपनी के शेयर्स तुझे बेचना चाहता हूं। कैमरा के पीछे बच्चे, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, आगे आजू बाजू नहीं देखना, आपसे बात कर रहा हूं। ये कंपनी के शेयर्स मैं आपको देना चाहता हूं, पर दोस्त तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरा प्यारा स्टूडेंट है, आप मेरी प्यारी स्टूडेंट हो, तो मैं ये शेयर आपको फ्री में देना चाहता हूं। ठीक है, पक्का 12th में 90% लाओगे? तो ये कंपनी का शेयर्स मैं आपको देना चाहूंगा। तो मैंने अभी आप एग्जांपल है भाई, मेरे खुद के पास ही शेयर नहीं है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल था। तो वॉलंटरीली गिविंग अवे वंस शेयर टू अनदर पर्सन बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या गारंटी मैं आपको दूंगा जब आप 90% ले आओगे? आओ अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस पर आप साइन करना, मैं साइन करूंगा, विटनेस साइन करेंगे, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनता है। और मैं आपको ये कह रहा था कि क्या ये एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें मैं लिखूंगा कि जब मेरा प्यारा बच्चा 90% लाएगा तो मैं उसको जेआर कंपनी के शेयर्स जो है ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये जो था ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कंडीशंस है। और दोस्तों इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अरे मैं क्या बता रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना, मैं शेयर्स आपको ट्रांसफर करने वाला हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंबर वांट्स टू सेल और गिफ्ट। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ या गिफ्ट दे रहा हूँ? सर बच्चा कह रहा है सर मुझे पता है, मेरे को 90% तो आपने ऐसे ही बोला है, अगर मैं फेल भी हो गया तो भी आप मुझे 12th में ऐसे अपना ये शेयर दे दोगे कंपनी का, है ना, तो मैं भले ही आपको गिफ्ट करूं या बदले में मैं आपको उससे चीज के पैसे लूं। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब एक इंसान अपना शेयर किसी और को बेच देता है या उसको एज अ गिफ्ट देता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो भाई अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें दो पार्टी होती है। जो बेचने वाला होता है, यहां पे शेयर मैं आपको बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, मैंने आपको जेआर कंपनी के शेयर पूरे 100 रुपए में बेचे, मैं आपको बेच रहा हूं, मैं हूं दोस्तों ट्रांसफेरर। आप दोस्तों शेयर खरीद रहे हो, आप हो दोस्तों ट्रांसफेरी। मैंने बेच रहा हूं, मैं हूं ट्रांसफेरर, आप खरीद रहे हो, आप कौन हो, ट्रांसफरी। तो इसमें दो पार्टीज होते हैं, जो बेचता है, जो सेलर होता है उसको ट्रांसफेरर कहते हैं, जो बायर होता है उसको ट्रांसफरी कहते हैं। ये बच्चे समझते नहीं, रट्टा मार के जाते, इसलिए बता रहा हूं। चलिए, इट रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपको शेयर्स की ट्रांसफर करनी होती है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट पे दोस्तों आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। बच्चा कह रहा है सर ये स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? देखो यार, स्टैंप ड्यूटी दोस्तों, आप यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो इसमें एक वैलिड एविडेंस इन द आइज ऑफ लॉ हो, और आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, कुछ आपके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना, तो गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाती है। और गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं बोलती, इसको गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी के नाम से आपसे पैसे कलेक्ट करती है इस ट्रांसफर पे, कि हाँ ये अपने देश का हिस्सा है, हमारे देश में ऐसा कुछ ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी गारंटी आप कैसे दोगे? स्टैंप ड्यूटी पे करके। तो कंपलसरी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जितने भी अमाउंट की हो। समझो अगर स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए की है, पर आपने स्टैंप ड्यूटी सिर्फ पे करी 20 रुपए की, वो स्टैंप ड्यूटी आपने पे नहीं करी ना, तो ये वैलिड ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा मान लिया जाएगा कि ऐसा कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैंप ड्यूटी अगर आप पे नहीं करते तो भैया मान लिया जाएगा कि ये फेक है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था कुछ। तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट तभी मिलता है, गवर्नमेंट यानी कि लॉ का सपोर्ट तभी मिलता है। चलो फिर क्या है, ट्रांसफर पे जो है ना दोस्तों, उसकी लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? जब मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। जैसे दोस्तों जेआर कंपनी के 100 शेयर्स मेरे पास थे, 100 शेयर्स जब तक मैंने आपको दिए नहीं तब तक तो मैं ही लायबल था, कुछ भी होता कंपनी में गलत मैं ही उसको जिम्मेदार था उस चीज का। लेकिन अब मैंने शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए दोस्त, अब कौन लायबल रहेगा? आप लायबल रहोगे ना, क्योंकि अब तो शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। स्टैंप ड्यूटी हैज टू बी पेड। ये जो ट्रांसफर था ना, इस पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। किस पे? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। हाँ ना, एकदम बच्चों जैसा टॉपिक, क्या बोल दो, बच्चों जैसा टॉपिक था कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक इंसान अपने शेयर्स किसी को बेचता है या उसको गिफ्ट में देता है सेकंड पर्सन को, तो इसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। इसमें दो पार्टी होती है, जिसमें एक पार्टी का नाम ट्रांसफरर, दूसरी पार्टी का नाम ट्रांसफरी। ठीक है, आप बाकी इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपको याद करना है बहुत अच्छी तरह से। एग्जाम में इतना अगर आप लिखते हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए तो काफी है। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एग्जाम में आने वाला है,
इसको तो भाई याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ के चल लो, खुद से लिखो, जो करना है करो। इसके हैंड रिटन नोट्स बनने चाहिए और आपको उसको एज इट इज याद करना है। एग्जाम में लिखने के मार्क्स है भाई। एग्जाम में हाँ सर मुझे टॉपिक समझ गया था तो मैं अपने मन से लिख के आता हूँ, 5 में से 2 मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा। अपने को 5 में से 5 चाहिए जब पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो क्यों क्यों गड़बड़ करना है। फिर रेफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, भाई सुनो ना मैं क्या बता रहा हूं। आपने कंपनी को बताया नहीं पर आपने अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, हर कोई करता है, सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शेयर्स बेचे ना, फिर आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है, अरे कंपनी हमने आपके शेयर्स, जिसका मैं पहले ओनर था अब मैं नहीं हूं क्योंकि मैंने वो शेयर किसी और को बेच दिया है। जैसे अपनी जो कंपनी जेआर कंपनी थी ना दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल में, तो जेआर कंपनी का शेयर होल्डर कौन है अभी, गौरव मुंद्रा है। गौरव मुंद्रा ने कैमरा के पीछे वाले बच्चे को बेच दिया ये शेयर्स। अब लेकिन ये अपने जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, उनको नहीं पता होगा ना, तो मुझे कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि अरे जेआर कंपनी, पहले मैं था मेंबर, मेरे पास थे 100 शेयर्स, पर अब मैं नहीं हूं क्योंकि मैंने अपने शेयर्स इस पर्सन, कैमरा के पीछे जो बच्चा है उसको बेच दिया है। लेकिन दोस्त सोचो ना, कंपनी वाले बोले नहीं हम नहीं मानते, फिर क्या करोगे आप। बच्चा कह रहा है सर ये क्या बात हुई, कंपनी को क्या लेना देना, ये कैसे बोल सकती है कि हम नहीं मानते। बोल सकती है, पता है कब बोलेगी, और ये बोलने का हक किसके पास है पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और ये पता है कब बोलेंगे, जब आपने एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा है, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एज पर रूल्स नहीं है कंपनीज एक्ट के, या फिर इंस्ट्रूमेंट पे आपने शेयर सर्टिफिकेट था ही नहीं आपके पास ही। मतलब ये जो गौरव था ना, उसके पास जेआर कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट नहीं था, तू कहां से बेच के आ गया, तू हमारे बुक में शेयर होल्डर नहीं है, तूने किसको बेच दिया भाई। अल्लाह समझ में आ रहा है, मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैं जेआर कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैंने आपको शेयर बेच दिए फेक क्रिएट करके। अब मैं कंपनी में रजिस्टर कैसे करूंगा, कंपनी पता है क्या बोलेगी, भाई देख पहली बात तो ये गौरव मुंद्रा ही हमारा शेयर होल्डर नहीं है, इसने तेरे को शेयर बेचा कहां से। तो कंपनी इस केस में शेयर रजिस्टर नहीं करेगी ना, शेयर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर क्या, कंपनी हैज लीन ऑन शेयर्स टू बी ट्रांसफर, कंपनी ने मना कर रखा है भाई कोई भी शेयर नहीं बेचेगा ये तारीख तक, क्योंकि कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते होते हैं, उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। तो कंपनी जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो कंपनी बोलती है कि प्लीज अवॉइड करो, ये 3 दिन शेयर्स नहीं बेचना है आपको, या 1 दिन शेयर नहीं बेचना है। फिर भी आपने बेच दिया। अब जब भाई कंपनी ने बोला था ना, मना किया था ना कंपनी ने शेयर बेचने को, क्यों बेचा। तो कंपनी ऐसे केसेस में आपको बोल सकती है हम आपका जो ट्रांसफर हुआ था उसको हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे जाओ। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो जो मेंबर होता है दोस्तों, वो ये केस में क्या करता है ना, एनसीएलटी के पास जाता है 30 डेज के अंदर। और कब जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जिस दिन कंपनी ने बोला हम आपके ट्रांसफर, जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम उस चीज को रजिस्टर ही नहीं करते, जाओ जो करना है कर लो। तो अब इस केस में आप जो मेंबर होता है ना, वो क्या करता है, एनसीएलटी के पास जाता है और बोलता है देखो ना सर, ये मेरा कंपनी वाला रजिस्टर नहीं कर रहा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। तब आपको कितने दिनों में जाना है एनसीएलटी के पास, 30 दिनों के अंदर। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके पास 30 डेज का और टाइम मिलता है, 30 डेज का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। और अगर आप जिस शेयर में ट्रांसफर हुआ था, अगर वो पब्लिक कंपनी है, तो दोस्तों 90 डेज का आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। समझ में आया। अगर प्राइवेट कंपनी तो 30 डेज का एक्सटेंशन, क्योंकि 30 डेज तो मिल ही रहा है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज ओवरऑल और 60 डेज का एक्सटेंशन। समझ में आया। और ये कंसेप्ट जो है आपको मैं सही बताऊं, ये अपने कंपनी सेक्रेटरी फाइनल के लेवल पे आरसीडी जो सब्जेक्ट है उसमें लेसन नंबर 6, भाई क्या बात है, लेसन भी याद है, उसमें लेसन नंबर 6 में ये वाला कंसेप्ट है ट्रांसफर। इसमें और भी पॉइंट्स है बहुत सारे जो आपके बुक में नहीं है, और मैं समझता हूं आपको बताना भी सही नहीं है। एक बताओ कुछ, जैसे दोस्तों यहाँ पे मेंबर है ना, यहाँ पे मेंबर नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी, जो खरीदने वाला इंसान है ना, सिर्फ वही जाके अपील कर सकता है, ट्रांसफरर अपील नहीं कर सकता। लेकिन आपके बुक में मेंबर लिखा है, समझे। तो ये फर्क होता है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो हमने स्टार्ट में किया था, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अगर आप यहाँ पे मेंबर के इसमें और आप इसको रीड करते जाओगे और इसको थोड़ा कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये मेंबर नहीं, ये यहाँ पे तो ट्रांसफर ही आता है। और ये ट्रांसफर ही आप एग्जाम में नहीं लिख कर आओगे, आप एग्जाम में मेंबर ही लिख कर आओगे, क्योंकि आपका जो चेकर है उसको भी शायद मेंबर ही पता होगा। जरूरी नहीं है कि उसको पता हो कि यहाँ पे ट्रांसफर ही आता है, क्योंकि जो चेकर है वो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरी हो। जो आपके बुक में लिखा है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। मेंबर आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफर ही आता है। और अगर अब आपको कोई चैलेंज कर दे, तुझे किसने सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है, उसके सामने कंपनीज एक्ट खोल के रख देना कि भाई देख कंपनीज एक्ट ये तो बाइबल है अपने बुक का, पूरे कॉमर्स का बाइबल है वो तो कंपनीज एक्ट 2013 तो झूठ नहीं बोलेगा ना, उसमें लिखा है, ठीक है। इतना बोल दिया मैंने, जाओ
लेकिन एग्जाम में क्या लिखोगे, मेंबर लिखोगे। एग्जाम में चेकर के साथ मस्ती नहीं करनी है, अपना नॉलेज एडवांस रखो, पर लोगों को बताओ उतना जितना उनने मांगा है। ठीक है, समझ में आया? चलो बाकी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आप खुद की इच्छा से अपने शेयर्स बेच रहे हो, लेकिन दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में आप खुद की इच्छा से नहीं बेच रहे, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपने शेयर्स बेचने पड़ गए। बच्चा कह रहे सर ऐसा क्या हो गया, आपने किसी का कत्ल वतल कर दिया या कुछ किया आपने ऐसा कुछ? हाँ, आपने वैसा ही कुछ किया। पता है क्या भाई, आपकी खुद की मौत हो गई, आप क्या हो गए भाई, डेड इंसान। अब आपकी आत्मा बची है सिर्फ, तो आत्मा तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती ना। तो इस केस में क्या होता है, जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आपका जो शेयर्स होता है ना वो उनको ट्रांसफर हो जाता है। जैसे गौरव शेयर्स, जेआर कंपनी में, जेआर कंपनी में 100 शेयर्स थे मेरे पास। भाई अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा सर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे जो 100 शेयर्स है ना, मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी, तो मेरे जो नॉमिनी थे मेरे डैड थे, तो मेरे जो शेयर्स थे ना वो मेरे डैड को ट्रांसफर हो गए। इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे मेरी इच्छा से मेरे डैड को शेयर्स ट्रांसफर नहीं हुए, यहाँ पे तो यार मेरी डेथ हो गई है ना, इसके लिए ट्रांसफर हो गए। बाकी समझो किसी दिन मैं पागल हो जाता हूँ, इंसैनिटी, मैं किसी दिन एकदम पागल हो गया। अब लॉ में लिखा गया है कि आप पागल इंसान के साथ, पागल नहीं बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, इंसेन बोलना चाहता हूं, ठीक है, कोई ऐसे गलत नहीं सोचेगा। लॉ में लिखा है कि आप किसी भी पागल इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब गौरव सर तो तुम्हारे पागल हो चुके हैं, बच्चा कह रहे सर आप ऑलरेडी हो। अरे कैसा आदमी है यार, ऐसे बोलते हैं कोई? ठीक है, क्या कह रहे हो आप? बच्चा कह रहे सर, अरे मैं क्या बोल रहा था, आप हो गए हो इंसेन। ठीक है, अब मैं इंसेन हो गया हूं, तो इंसेन आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सीखोगे कि आप किस किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आप दोस्तों, आप किसी भी माइनर के साथ नहीं कर सकते, इंसेन के साथ नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट के साथ नहीं कर सकते, ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं कर सकते जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है। मानना पड़ेगा, आता तो है तुम्हारे भाई को। ठीक है, क्या बोल रहा था, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी अगर मैं हो जाता हूं, अब मैं हो गया, इसके लिए मेरे शेयर्स जो है दोस्तों ट्रांसफर हुए, ये मेरी इच्छा से नहीं हुए, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो शेयर्स को अब जाना पड़ेगा मुझे छोड़ के। और ये पता है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, इंसैनिटी हो गई। इंसॉल्वेंट यानी कि मेरे पास कंगाल हो गया भाई, कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब ये क्या है भाई, देखो, इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ, मेरी वॉलंटरी एक्शन नहीं था ये, इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पता है कब बनता है, जब मेरी इच्छा से कुछ होता है, वो इंस्ट्रूमेंट पे फिर मैं स्टैम्प ड्यूटी पे करता हूं। भाई यहाँ मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, यहाँ तो मैं मर चुका हूं। अब मर चुके आदमी का फिर जो उसके एसेट्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा कि जैसे पता होगा शायद आपको, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये एक्स, इनकी डेथ हो गई, ये जो एक्स ये इंसान था इनका डेथ हो गया, और इनके 2 सन थे जिनका नाम ए था और बी था। तो ये जो एक्स थे ना, इनकी सारे प्रॉपर्टी जो होंगे ना, ये इनके ए एंड बी में डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ही ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। जैसे मेरे पास कोई शेयर्स होंगे ना, तो मेरे कोई भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो मेरा लीगल हायर होगा, उनको जाके वो शेयर्स मिल जाएंगे, ऐसा होता है। चलिए, नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड, क्योंकि भाई मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, ये तो जबरदस्ती हुआ है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा इसके लिए हुआ है, तो मैं इस चीज का स्टैम्प ड्यूटी भी पे करूं, क्या मजाक कर रहे हो? तो इस केस में ना स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती, इस केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं बनता, और इस केस में लीगल हायर को भी पैसे उस चीज का पेमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे दोस्तों ये केस में, मेरे केस में मैंने बताया था ना एग्जांपल में, मेरी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली आपके सर को जाना पड़ा, और मेरे जो शेयर्स थे ना मेरे डैड को ट्रांसफर हो गया। अब ऐसा नहीं ना कि मेरे डैड को शेयर का पेमेंट करना पड़ रहा है, अरे डैड जी आपको गौरव सर के पेमेंट करना पड़ेगा, उनके पास शेयर्स थे इतने, नहीं ना, गौरव सर ने ऑलरेडी पे कर रखा है, तो डैड को पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये कंसेप्ट था ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसको याद कर लो, जो करना है कर लो। इसमें हमें 5 में से 5 चाहिए, ये आपके एग्जाम में बन चुका है, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में बन चुका है। ये क्वेश्चन नहीं आया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बोल दिया यार भाई, पता चला इस बार आया नहीं लेकिन आएगा भाई, मस्ती नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अरे मेरे एग्जाम में आया है, पिछले एग्जाम में आया है, 10 साल से आते जा रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार भी नहीं पूछेंगे? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भले ही आपसे शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन डिफरेंस बिटवीन तो आता ही है भाई। चलो फिर लेसन नंबर 3 को करते हैं बाय बाय, मिलेंगे एसपी के बच्चों से लेसन नंबर 4 में। तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी _,
कोई भी डाउट्स हो प्लीज यहाँ पे, सो दैट मैं वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। कमेंट सेक्शन में प्लीज प्यार बांटिएगा, आपके कमेंट्स देखकर मजा आता है, एक अलग मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर हम और एनर्जेटिक वे में पढ़ाएंगे। जो आप देख सकते हो यार, हम हर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट करने को कोशिश करते हैं। जैसे आज मैंने आपको वापस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बताया, वो मेंबर ट्रांसफर ही आएगा, वहां पे लॉ में लिखा गया है, लेकिन अपने बुक में नहीं, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो। तो आप किसी को चैलेंज मत करो, पर अगर कोई आपको चैलेंज करता है ना, तो अब आप उसकी बैंड बजा दो। समझ में आ रहा है? किसी को जाकर ऐसे नहीं बोलना अरे यहाँ पे मेंबर नहीं, ट्रांसफर ही आता है, हमने सीखा है कंपनी लॉ की इसमें। अगर कोई ज्यादा कूल बनता है ना आपके सामने, तब जाके बनने का, हाँ भाई आजा चेक करते किसको कितना आता है। ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी होता है। कंपनी सेक्रेटरीज जब आपस में बैठते हैं ना, हमें बेर एक्ट खोल के देते हैं कंपनी लॉ का, हम इंटरनेट से डाउनलोड करते, और जो हमारा बॉस होता है, जो मेन हेड कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो हम जो सीएस ट्रेनीज होते हैं सबको साथ में बिठाता है और बताता है ले पकड़, बहुत पढ़ता है ना तो ये सब चला जाए, इसका इंटरप्रिटेशन करके दिखा। वो इज बट आर एक एक वर्ड का आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, और फिर वो पूछता है आपको बता अब इससे तुमको क्या समझ में आया, इसकी चीज की इंटरप्रिटेशन कर। तो इंटरप्रिटेशन ऐसी होती है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं एक स्किल है। और अगर आपके पास इंटरप्रिटेशन की स्किल है ना, आप मार्केट में बहुत पैसे कमाओगे। चलो यार, फिर इंटरप्रिटेशन से आप क्या कर सकते हो ना, लिटिगेशन में जा सकते हो। लिटिगेशन यानी कि केस लड़ना, नॉट लाइक एज अ लॉयर बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आप केस लड़ते हो। कहाँ पे? सेबी में लड़ते हो, सेबी में बहुत पैसा है। आप एनसीएलटी में लड़ते हो, आरओसी में लड़ते हो, एनसीएलटी में लड़ते हो, सैट में लड़ते हो। सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही लॉयर लड़ सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के लिस्ट में एडेड। तो कंपनी सेक्रेटरी भी केस लड़ सकता है, और वो ज्यादातर कंपनी रिलेटेड केसेस ही लड़ता है। पैसा है भाई बहुत लिटिगेशन में। चलो भाई, मेरा भी एक वैसे प्लान है कि मैं लिटिगेशन में जाऊंगा, तो बहुत जल्द शायद मैं आपको लिटिगेशन के फील्ड पे दिख जाऊं। देखते हैं, बाकी चलता रहेगा सब। बाकी चलो यार, इस लेसन को यहाँ पे एंड कर देना है। होप आपको समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज इस बात पे आपको इस चैनल को एकदम शेयर कर देना दोस्तों के साथ। लाइक करो इस वीडियो को, सारे के सारे वीडियोस लाइक होने चाहिए। और दोस्तों सब्सक्राइब एक बार चेक कर लेना आपने किया है कि नहीं, ठीक है? हम बहुत जल्द 100K कर लेंगे। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। आप भी प्यार कंटिन्यू रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेसन नंबर 3 पे प्लीज कमेंट कीजिएगा मजा आया कि नहीं मेरे साथ पढ़ के, क्योंकि शायद ये लेसन एंड सेकंड लेसन हमने पूरी जान लगा के पढ़ा है। पूरे यूट्यूब चेक कर लेना, नहीं मिलेगा भाई, मैंने चेक किया है, ठीक है? चलो फिर एंड करता हूं, मिलता हूं आप सभी से लेसन नंबर 4 एसपी के, और दोस्तों लेसन नंबर 4 ओसी के। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मजे करो, हमारे टैलेंटेड टीचर्स के साथ बने रहो। हमारी मेहनती टीचर इकोनॉमिक्स वाली हो गई, या फिर टैलेंटेड टीचर हमारे अकाउंट्स वाले हो गए। चलो भाई, अब मिलता हूं मैं आप सभी से।